मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांती ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से लिया गया है। फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट में, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता ना देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, जैसे भारत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है, तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं, और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में दिया गया है, भारत के संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यद्यपि मनुष्य की जाति की आबादी में महिलाओं की संख्या आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। पहले सिर्फ पुरुष वर्ग को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी है तो महिलाओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। महिलाओं के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण ही महिला आंदोलन की शुरुआत हुई। महिला आंदोलन की मुख्य मांगों में सत्ता में भागीदारी का मांग सर्वोपरि रही, और औरतों ने सोचना शुरू कर कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। राजनीतिक गलियारों में यह बात पर बहस छिड़ गई कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका यह होगा कि चुने हुए प्रतिनिधि की हिस्सेदारी बढ़ाया जाए। भारत की लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है, फिर भी इसका प्रतिशत 11% के नीचे ही है। आज भी आम परिवार की महिलाओं को सांसद या विधायक बनने का अवसर छीन है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। भारत में हाल में महिलाओं को विधायकों में 33% आरक्षण देने की बात संसद में पास हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं 4 प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के अस्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, लोकतंत्र के व्यवस्थाएं किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालते हैं? उदाहरण के साथ बतावें। आंसर हो जाएगा, समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के 2 आधार हैं। समानता का सिद्धांत जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, क्षेत्र जैसे किसी भी आधार पर व्यक्ति के विविध को अस्वीकार करता है। इसकी जगह कानून के समक्ष समानता, समान अवसर, समान संरक्षण की स्थापना करता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।
जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति संघ संगठन बनाने, वैसा व्यवस्थाएं चुनने, मताधिकार आदि शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में दिया गया भाषा नीति क्या है। भाषा नीति क्या है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है जहां 114 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। यह सब मिलकर हमारे भाषाएं विरासत को समृद्ध बनाते हैं तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करते हैं। अतः प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को सम्मानित किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़। यही भाषा नीति है। इन्हें अपनाकर राष्ट्रीय एकता को सबल बल बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में दिया गया है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ये VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। जिस देश में सत्ता की साझेदारी को अपनाया वहाँ गृह युद्ध की संभावना समाप्त हो जाती है। सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में सत्ता की भागीदारी को अपनाया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में भी सत्ता की भागीदारी के सिद्धांत पर शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 में दिया गया फ्रेंड्स, भारत में सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित मुख्य लाभ है। पहला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना नहीं किया जा सकता। दूसरा हो जाएगा आपका कि जब देश के सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदार बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। तीसरा हो जाएगा कि जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। सत्ता की साझेदारी अपनाकर विभिन्न समूहों के बीच आपसी टकराव तथा गृह युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अस्तर के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्तर के दशक के पूर्व भारत की राजनीतिक और चेतना सुविधा परस्त हित समूह के बीच भूलती रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतियोक्ति नहीं होगी कि 1967 तक राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। अस्तर से 90 तक के दशक के बीच स्वर्ण और मध्य पिछड़ी जातियों में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष। 90 के दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पल्ला दलितों और महादलित बिहार के संदर्भ में पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। सरकार के नीतियों के सभी प्रदेशों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनाओं को का रूप ले लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक
अंतर दूसरी अनेक विभिन्न अदाओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। स्वर्ण और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर है, भेदभाव का शिकार है, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है। अर्थात दलितों को महसूस होने लगा है कि वह दूसरे समुदाय के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य वस्तुओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे समाज विभाजन की स्थिति पैदा होती है। समाज में विभाजन की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? इसका आंसर हो जाएगा, यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभवतः दो विभिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु एक समान होगा। उदाहरण, मुंबई में मराठों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियाँ भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वह सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे। उनका हित समान था और वह सभी अपने व्यवस्थाओं और पेशे में संलग्न थे। इस कारण हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकते। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में दिया गया, नारी सशक्तिकरण से आपका क्या अभिप्राय है? ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स। नारी सशक्तिकरण से आपका क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिलाओं को उनको प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की जाए। वर्तमान युग में नारी सशक्तिकरण की धारणा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में नारी सशक्तिकरण की नई नीति की घोषणा की है। पंचायतों व नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 13 में फ्रेंड्स। 13 प्रश्न दिया गया है कि सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब तक घातक बन जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सामाजिक विविधता वैसे तो समाज के विकास का लक्षण है, लेकिन जब यह विविधताओं लोगों में तनाव, संघर्ष व अलगाववाद को जन्म देती है, यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। भारत में जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की विविधताएं पाई जाती है, लेकिन निहित स्वार्थों तक सहनशीलता के अभाव में यह विविधता सामाजिक तनाव का कारण बन जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रंग भेद क्या है? प्रश्न क्या फ्रेंड्स, रंग भेद क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। इसे रंग भेद की नीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 15 में। क्वेश्चन 15 में दिया गया, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है? ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। इसका आंसर हो जाएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रांतों व केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा ही किया जाता है। यदि संविधान लिखित नहीं होगा तथा शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं होगा, तो केंद्र व प्रांतों के मध्य अधिक विवाद उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 16 में दिया गया है, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका आंसर हो जाएगा, टकराव एवं सामान्य लोकतंत्र की सीढ़ियाँ हैं, जिससे गुजरकर ही लोक सत्ता अपनी नीतियाँ निर्धारित करती है। यह नीतियाँ आसानी से निर्धारित नहीं हो पाती, बल्कि प्रतिद्वंद्विता के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामान्य कल माहौल बनाने का प्रयास करता है।
पुनः परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः इसे स्वीकार कर ही लेते हैं और नीतियाँ निर्धारित हो जाती है। पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियां व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मुहिम कई वर्षों पहले शुरू हुई। लोकतंत्र में समाज विभाजन की राजनीति को अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वच्छ राजनीति का लक्षण भी है। राजनीति में विभिन्न तरह से सामाजिक योजनाओं की अभिव्यक्ति ऐसे विभागजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उम्र नहीं हो पाता और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होता है। लोकतंत्र में लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम निम्नलिखित चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला हो जाएगा, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उप राष्ट्रीय और स्थानीय चेतना भी होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर लोग अपने बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती। उदाहरण स्वरूप बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही हुए डच और जर्मन बोलते हैं। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। तीसरा, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर भारत में पिछड़ों एवं दलित के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रही तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता, लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदार बनाया और इनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। फलतः छोटे मोटे संघर्ष के बावजूद भी भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल इतना ही प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, जो भी वीवीआई प्रकार का प्रश्न है उसको हमने इस वीडियो में अंकित करते जा रहे हैं। आप लोग देखकर याद रखिए और मैट्रिक की परीक्षा में कम से कम 450 नंबर लाने का प्रयास करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।